स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ गुजरात लॉस्ट बॉम्बे। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अगर आप कभी नवापुर रेलवे स्टेशन जाएं तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात की जियोग्राफी को लेकर अलग ही एक्सपीरियंस मिल सकता है, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर बने इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दोनों स्टेट्स की बाउंड्री लाइंस पास होती हैं, वो भी वहां बनी एक बेंच के थ्रू। जी हाँ, रियली, यानी एक ही बेंच के अलग अलग साइड पर बैठने से आपका स्टेट चेंज हो जाता है और आपके लिए बने लॉज भी। इस स्टेशन का टिकट काउंटर और पुलिस स्टेशन जहां महाराष्ट्र के नांदरबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहीं स्टेशन मास्टर का ऑफिस गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि आज जहां बाउंड्री को लेकर ऐसे अट्रैक्टिव नोशंस दिखते हैं, वहां एक समय ये बाउंड्रीज थी ही नहीं और दोनों स्टेट्स बॉम्बे स्टेट के पार्ट हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बॉम्बे स्टेट के बारे में और जानेंगे कि कैसे बॉम्बे स्टेट के बाइफर्केशन से गुजरात और महाराष्ट्र के स्टेट्स बने। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कैसे बॉम्बे सिटी गुजरात का हिस्सा न बनकर महाराष्ट्र का पार्ट बना। ग्लैमर और बॉलीवुड के शहर बॉम्बे के पोजीशन के लिए एक लंबे समय तक गुजराती और मराठी सोसाइटी में पॉलिटिकल टेंशन्स बने रहे थे और फाइनली 1 मई 1960 को बॉम्बे सिटी महाराष्ट्र का पार्ट बना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बॉम्बे स्टेट बाइफर्केशन की पूरी टाइमलाइन, जिसकी शुरुआत हम करते हैं इसकी हिस्ट्री से। हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे सिटी के लिए चल रहे पॉलिटिकल हासिल और गुजरात और महाराष्ट्र के फॉर्मेशन को जानने के लिए पहले हमें बॉम्बे स्टेट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा। बात 1661 की है, जब पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II के साथ हुई। उस समय बॉम्बे के आइलैंड्स पर पोर्चुगीज का डोमिनेंस हुआ करता था, जिसे पोर्चुगल रॉयल फैमिली ने डाउरी के फॉर्म में इंग्लैंड के किंग को दे दिया। इस तरह प्रिंसेस कैथरीन की शादी के साथ बॉम्बे आइलैंड्स इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II के कंट्रोल में आ गए। लेकिन किंग के लिए बॉम्बे को एडमिनिस्टर और मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज था। साथ ही प्रॉफिट न्यूसेंसेस वीक दिखे तो किंग चार्ल्स ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों लीज पर दे देने का डिसीजन लिया और इसका डिक्लेरेशन 27 मार्च 1668 को किंग चार्ल्स II द्वारा कर दिया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग चार्ल्स के बीच कुछ एनुअल रेंट का अग्रीमेंट किया गया। दोस्तों, कुछ इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और लगभग अगले 90 साल तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज करता रहा। जब बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, तो उन्होंने इसको एक ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर के फॉर्म में डेवलप करना चाहा और इसके लिए उन्होंने गुजरात की ट्रेडिंग कम्युनिटीज जैसे पारसीज, वनियाज और बोहराज को बॉम्बे में आने के लिए इनकरेज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन बिजनेस कम्युनिटीज के अच्छे और स्मूथ बिजनेस रिलेशंस थे, जिसकी दो वजह थी। पहली ये कि वेस्टर्न इंडिया के हेडक्वार्टर्स के फॉर्म में बॉम्बे से पहले सूरत का डोमिनेंस रहा था और दूसरा ये कि गुजरातीज ने ब्रिटिशर्स को अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ट्रेड एक्सपैंड करने में भी काफी हेल्प की थी। साथ ही ये कम्युनिटीज आपस में भी एक स्मूथ नेटवर्क पर बेस्ड थीं, जिससे ये माना जा रहा था कि इनका बॉम्बे के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल होगा। हालांकि 1857 की सिपॉय म्यूटिनी के बाद ब्रिटिश क्राउन ने यह डिसाइड किया कि इंडिया का कंट्रोल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रहेगा, जिससे एक बार फिर बॉम्बे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। दोस्तों, ब्रिटिश कंट्रोल में बॉम्बे स्टेट ने कई डायनामिक सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस देखे। आइए जानते हैं उनके बारे में। बॉम्बे रीस्ट्रक्चरिंग। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आने के बाद अगले कई डेकेड्स तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साइज और एरिया में कई डायनामिक चेंजेस आते रहे, क्योंकि इसमें मॉडर्न डे महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स, गुजरात, नॉर्थ कर्नाटका, पाकिस्तान का सिंध रीजन और यमन के कुछ पार्ट्स भी इंक्लूड किए गए। हालांकि बॉम्बे रीस्ट्रक्चरिंग के चलते सबसे पहले 1935 में यमन को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और उसके बाद 1936 में बॉम्बे स्टेट से सिंध का भी सेपरेशन किया गया। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के इनकरेजमेंट के चलते बॉम्बे में गुजराती एलीट्स का डोमिनेंस बढ़ गया था, जिसके चलते बॉम्बे स्टेट गुजराती एलीट्स और मराठी लेबरर्स का एक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा था, जहां कल्चरल डोमिनेंस के साथ साथ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर भी डिस्प्यूट्स शुरू हो रहे थे
बढ़ते हुए पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक क्लैशेस का रिजल्ट ये हुआ कि बॉम्बे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड बढ़ती गई, जिसके चलते बॉम्बे सिटी के पोजेशन को लेकर कई सोशल एलिमेंट्स एक्टिव हुए और गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन के कई टूल्स यूज किए। आइए जानते हैं कि आखिर बॉम्बे सिटी को लेकर डिफरेंसेस क्यों थे। टसल ओवर बॉम्बे सिटी। आजादी के तुरंत बाद ही एक तरफ जहां गुजराती एलिट्स का मूवमेंट बॉम्बे की तरफ इंक्लाइंड हुआ, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का इशू परेशान किया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पर डिवाइड किए जाने के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी वजह से देश में इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बढ़ सकती है। हालांकि दूसरी तरफ बॉम्बे के मराठी स्पीकिंग रीजन्स में संयुक्त महाराष्ट्र परिषद की डिमांड एक यूनाइटेड महाराष्ट्र की थी, जिसकी कैपिटल वो बॉम्बे सिटी को बनाना चाहते थे। वहीं अभी तक गुजरात में सेपरेट स्टेट के लिए ऐसी कोई बड़ी डिमांड नहीं थी। महागुजरात के कॉन्सेप्ट को कुछ लोग डिस्कस तो कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो डिस्कशन कोई सिग्निफिकेंट डिमांड के रूप में सामने नहीं आया था। साथ ही गुजराती एलिट्स का बॉम्बे सिटी के साथ काफी अटैचमेंट था, क्योंकि बॉम्बे सिटी उनके ट्रेड का बड़ा सेंटर बन गया था, जिसके चलते वो बॉम्बे सिटी को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। उसी समय देश के अलग अलग पार्ट्स में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को बनाने की कई डिमांड्स उठ रही थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स को बढ़ते देख डिसीजन ये लेना था कि कौन से मेजर्स पर यह रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। इस पर विचार करने के लिए गवर्नमेंट ने कई कमिटीज बनाई। इसी सीरीज में सबसे पहला नाम आता है एस.के. धर कमीशन या लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का। आइए जानते हैं कि धर कमीशन ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन और बॉम्बे स्टेट को लेकर अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। एस.के. धर कमीशन और बॉम्बे बाइफर्केशन। दोस्तों, 1948 में एस.के. धर कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इसका काम था लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के इशू पर अपनी प्रपोजल्स की रिपोर्ट को सबमिट करना। इस क्रम में कमिटी ने बॉम्बे को लेकर भी काफी विचार विमर्श किया। बॉम्बे सिटी को लेकर एक बड़े फ्रैक्शन का मानना था कि महाराष्ट्र को एक स्टेट बनाया जाए और बॉम्बे को उससे सेपरेट न किया जाए। लोगों के साथ साथ संयुक्त महाराष्ट्र परिषद और बी.आर. अंबेडकर का भी यही मानना था कि बॉम्बे सिटी महाराष्ट्र का वन एंड इंटीग्रल पार्ट है। दूसरी तरफ गुजराती, पारसीज और कच्छी बिजनेसमैन बॉम्बे को एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंस के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि न सिर्फ बॉम्बे गुजराती ट्रेडर्स का एक ट्रेड हब था, बल्कि वो ये भी मानते थे कि बॉम्बे की ग्रोथ के पीछे उनके जैसे बिजनेसमैन का प्रोमिनेंट रोल रहा है। साथ ही मराठी स्पीकिंग पीपल का सिर्फ 36% फ्रैक्शन ही बॉम्बे रीजन में रहता था। गुजरातीज का यह भी कहना था कि गुजराती ही बॉम्बे सिटी की डोमिनेंट ट्रेड लैंग्वेज है। हालांकि जब एस.के. धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1948 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट की, तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि स्टेट को लिंग्विस्टिक लाइन पर डिवाइड करना डिजायरेबल नहीं है, यानी कि बॉम्बे को लेकर भी कोई फैसला नहीं किया गया। धर कमीशन एक स्वीटलेस फ्रूट जैसा रहा, जो इस समस्या का कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देने में असफल रहा। 1953 में एक बार फिर से लिंग्विस्टिक लाइंस पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड ने जोर पकड़ा, खासकर तब जब पोटी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के लिए फास्ट अंटिल डेथ पर चले गए, और इस दौरान ही उनकी मृत्यु होने से आंध्र स्टेट की डिमांड को लेकर लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। जगह जगह हिंसक घटनाएं भी देखी गईं। ऐसे में पीएम नेहरू को लोगों की ये डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी, जिसके चलते मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को सेपरेट स्टेट आंध्र प्रदेश का स्टेटस दिया गया। दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो बाकी स्टेट्स के साथ साथ बॉम्बे स्टेट में भी रेस्टलेसनेस बढ़ती हुई दिखने लगी। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन देने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया। आइए जानते हैं इस कमेटी ने क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट किए। बॉम्बे अ बाइलिंगुअल स्टेट। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद अपनी पुरानी डिमांड पर टिका रहा कि महाराष्ट्र एक स्टेट बनाया जाए जिसकी कैपिटल बॉम्बे हो, लेकिन ऐसा होने में गुजरातीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट का लॉस देख रहे थे। इसलिए बॉम्बे सिटीजन्स कमेटी और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा और रामेश्वर दास बिड़ला जैसे लोगों ने बॉम्बे को महाराष्ट्र का पार्ट न बनाए जाने की डिमांड की। उनका डर था कि बॉम्बे के महाराष्ट्र में आने से संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बॉम्बे के सारे रिसोर्सेज का यूज महाराष्ट्र के बाकी पार्ट्स को डेवलप करने में करेगा, जिससे गुजराती इंडस्ट्रीज और ट्रेडर्स का नुकसान हो सकता है।
इस समस्या के समाधान के रूप में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करते हुए ये प्रपोज किया कि बॉम्बे को एक बाइलिंगुअल स्टेट बनाया जाना चाहिए, जिसमें मराठी और गुजराती स्पीकिंग रीजन्स दोनों इंक्लूडेड हों। साथ ही बॉम्बे स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज करने का भी प्रपोजल दिया गया, जिसमें कहा गया कि मराठी स्पीकिंग मराठवाड़ा रीजन और गुजराती स्पीकिंग सौराष्ट्र और कच्छ रीजन्स भी इसकी बाउंड्री में इंक्लूड किए जाएं। कमेटी के प्रपोजल में यह भी कहा गया कि मराठी स्पीकिंग विदर्भ रीजन का एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। हालांकि इन प्रपोजल्स को लेकर लोगों में सहमति नजर नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी ही जाहिर की, जिसके चलते गवर्नमेंट को इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट करना पड़ा। धर कमीशन के बाद अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का बॉम्बे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कोई एक्सेप्टेबल सोल्यूशन न दे पाने की स्थिति में कांग्रेस की तरफ से खुद का एक प्रपोजल रखा गया। आइए जानते हैं क्या था ये प्रपोजल। कांग्रेस प्रपोजल एंड बाइफर्केशन। 1955 में कांग्रेस अपने खुद के एक सोल्यूशन के साथ सामने आई और यह प्रपोज किया गया कि महाराष्ट्र एक स्टेट बनेगा जिसमें विदर्भ शामिल किया जाए और गुजरात एक स्टेट बनाया जाए जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ को भी इंक्लूड किया जाए। साथ ही बॉम्बे सिटी को सेंट्रली एडमिनिस्टर करने का प्रपोजल दिया गया। लेकिन इस प्रपोजल से संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट सहमत नहीं था और बॉम्बे के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई पर गुजरात को फेवर करने का आरोप लगाया गया। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख ने यह कहते हुए रिजाइन कर दिया कि नेहरू बॉम्बे के अमीर लोगों के दबाव में ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, जिसके चलते काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और ओपन फायरिंग के साथ साथ मराठी और गुजराती लोगों में टेंशन्स क्रिएट हुए। मराठी मासेस और गुजराती कैपिटलिस्ट्स में डोमिनेंस की एक लड़ाई शुरू हो गई। गुजराती हाउसेस और शॉप्स को लूटा गया और जलाया गया, जिसके चलते कई गुजराती गुजरात के कच्छ रीजन्स की तरफ जाने लगे। तो वहीं सीएम मोरारजी देसाई और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ने वायलेंस को लेकर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बॉम्बे में हुई वायलेंस और पॉलिटिकल टेंशन के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर बॉम्बे को अनडिवाइडेड रहने दिया। हालांकि आने वाले दिनों में जब गुजराती स्पीकिंग एरिया पर्टिकुलरली अहमदाबाद में फिर से डिस्टर्बेंसेस शुरू हुए तो कांग्रेस को बाइफर्केशन की नेसेसिटी फील हुई। इसकी एक वजह कांग्रेस का 1957 का लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में अच्छे परफॉर्मेंस का ना होना भी था। दूसरी तरफ महागुजरात जनता परिषद ने भी गुजरात के सेपरेट स्टेट की डिमांड को और इंटेंसिफाई कर दिया, जिसके चलते जब बॉम्बे स्टेट के गुजराती रीजन्स में राइट्स शुरू हुए तो मराठी स्पीकिंग एरियाज में भी गुजरातीज के अगेंस्ट दंगे देखने को मिले। लेकिन धीरे धीरे गुजरातीज को यह एहसास हुआ कि गुजरात को एक सेपरेट स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करना और साथ ही बॉम्बे सिटी को भी अपने पास रखना, ये दोनों डिमांड्स को एक साथ फुलफिल करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा, जिसके चलते संयुक्त महाराष्ट्र परिषद और महागुजरात जनता परिषद इस इश्यू पर नेगोशिएशंस करने के लिए राजी हो गए और गुजरात ने यह एक्सेप्ट किया कि बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र का पार्ट बना दिया जाए, क्योंकि वहां का बड़ा फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन मराठी लोगों का था और जियोग्राफिकली भी बॉम्बे महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा इंक्लाइन था। साथ ही गुजरातीज ने यह डिमांड भी रखी कि बॉम्बे में लिंग्विस्टिक बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इस तरह से कई हसल्स के बीच 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट का बाइफर्केशन हुआ। बॉम्बे सिटी की कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में गुजरात को वो रीजन्स दिए गए जहां बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे या जिन एरियाज पर दोनों का क्लेम था। साथ ही यह भी प्रॉमिस किया गया कि गुजरात की नई कैपिटल को बनाने के लिए महाराष्ट्र उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा। कंक्लूजन। दोस्तों, आज महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को अपने अपने स्टेट्स डे मनाते हैं, जहां गुजरात अपनी परेड साबरमती वाटरफॉल्स के पास और महाराष्ट्र अपनी परेड शिवाजी पार्क के पास ऑर्गेनाइज करता है। इसी के साथ ये बात भी समझना जरूरी है कि आज भी बॉम्बे 5th लार्जेस्ट गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन वाली सिटी है। बॉम्बे के बारे में अगर हम बात करें तो यह हमेशा से गुजराती कैपिटल और महाराष्ट्रियन लेबर का एक कॉम्बिनेशन रहा है और आज भी गुजरातीज का एक बड़ा फ्रैक्शन बॉम्बे सिटी में रह रहा है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।